हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 06। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 05 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू कर दिया था। वो लेक्चर था एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1, और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 2। तो फिर पहले लेक्चर में जो पार्ट 1 था, वहां पर हमने एल्गी के हैबिटेट के बारे में डिस्कस किए थे। एक एल्गल सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है उसको मैंने बोर्ड में प्रॉपर फिगर देके, डायग्राम देके, लेवलिंग करके आपको समझाया था। और एल्गी में कौन कौन सा पिगमेंट रहता है, और एल्गी के जो 3 क्लास है, जो है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, उनमें कौन कौन सा स्पेसिफिक पिगमेंट रहता है वो भी आपको पूरा बताया था। और आज के लेक्चर में हम लोग मेनली एल्गी का जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और एल्गी का रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन सभी टॉपिक को आज पूरा डाइसेक्ट कर देंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। चलिए सभी आज का पहला हेडिंग दे लीजिए, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। हम लिख लेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अच्छा, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में हम लोग पहले ही बता सकते हैं कि एल्गी का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अच्छा, मैं सपोज यहां पर एक नॉर्मल एल्गी ड्रॉ कर रहा हूं। ये सपोज आपका पकड़ लीजिए एक एल्गी हो गया। हाँ, ये एल्गी क्या करेगा फोटोसिंथेसिस के टाइम में, इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सिनेरियो रहता है ये पहले बता दीजिए। अच्छा, एल्गी छोड़ ही दीजिए, आप लोग एक प्लांट के बारे में ही बता दीजिए। एक नॉर्मल प्लांट में फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सिनेरियो रहता है देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट क्या करेगा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर इनटेक CO2। और प्लांट क्या रिलीज करेगा, कौन सा गैस रिलीज करेगा, प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज आउट करेगा। तो फिर यहां पर लिख देंगे रिलीज। अच्छा, तो फिर मैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। एल्गी में क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एल्गी एब्जॉर्ब्स या फिर एल्गी इनटेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्गी रिलीजेस ऑक्सीजन। ये बस एल्गी का नहीं, कोई भी प्लांट पकड़ लीजिए आप, यही सिनेरियो चलता है। अच्छा, तो फिर इससे हम क्या इंफरेंस लगा सकते हैं, इससे हम ये इंफरेंस लगा सकते हैं कि ऑन द एटमॉस्फेयर अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड बाय एल्गी। तो फिर पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि about half of the CO2 in the atmosphere is fixed by algae। अच्छा, ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसको तो हम कंसीडर नहीं किए अभी, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिर एल्गी इंस्टेंटली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, उसको भी लिख देंगे। क्योंकि देखिए, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जब फोटोसिंथेसिस डे लाइट में या फिर ड्यूरिंग द डे टाइम हो रहा है, तो फिर ऑक्सीजन तो रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिलीज हो रहा है। तो फिर ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, एल्गी इंक्रीज कर देता है। एटमॉस्फेयर, अच्छा, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, ये तो पूरा इसका फोटोसिंथेसिस का सिनेरियो चला गया, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बैलेंस करता है। ये पॉइंट तो दोनों पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्लोरेला के बारे में। क्लोरेला एक ऐसा ग्रीन एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच होता है, जिसमें रिच ऑफ प्रोटीन रहता है, एंड इट एक्ट एज फूड सप्लीमेंट फॉर द स्पेस ट्रैवलर्स। हम लोग क्लोरेला के बारे में लिख देंगे Chlorella is a
ग्रीन एल्गी पहले ही हम लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। फिर लिखेंगे इट इज प्रोटीन रिच, रिच इन प्रोटीन। अच्छा, फिर लिखेंगे इट एक्ट एज अ फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रैवलर। यूज एज फूड या फिर फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रैवलर। देखिए देयर आर 70 स्पीसीज, फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मूव ऑन करते हैं। देयर आर 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी व्हिच आर यूज्ड एज फूड, पर आपके एनसीईआरटी में 3 एल्गी का ही नाम दिया है जो कि है पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सार्गसम। हम लोग उस पॉइंट को भी लिख लेंगे, पोरफायरा, लैमिनारिया and sargassum. These three algae are among the 70 species of marine algae which will be used as food. Among 70 species of marine algae used as food. अच्छा, these are 3 algae, Porphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine algae which will be used as food. अच्छा, फिर हमारा आ जाता है एक स्पेशल पॉइंट, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी से एक स्पेशल सब्सटेंस हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड। फाइकोकोलॉइड और हाइड्रोकोलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है which has a special capacity to hold water inside it, which has a special capacity to hold water inside it। उस पॉइंट को भी लिख देंगे। अभी हम लोग रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी से एक स्पेशल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फाइकोकोलॉइड एंड हाइड्रोकोलॉइड। फ्रॉम ब्राउन एंड रेड एल्गी we obtain special substances known as फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड। अच्छा, देन फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड का मैंने फंक्शन क्या बोला, इट हैज अ एक्सीलेंट एबिलिटी टू स्टोर वाटर इनसाइड इट। इट हैज अ एक्सीलेंट एबिलिटी टू स्टोर वाटर इनसाइड इट। अच्छा, आपके एनसीईआरटी बुक में 3 फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड का नाम दिया हुआ है। वो 3 नाम कौन कौन से? वो 3 एग्जाम्पल्स हो जाता है हमारा एल्गिन, कैराग्रीन एंड आगर आगर। एल्गिन, कैराग्रीन एंड आगर आगर आर सच हाइड्रोकोलॉइड एंड फाइकोकोलॉइड व्हिच विल बी ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंड ब्राउन एल्गी, which will be obtained from red and brown algae। आप पहले इस पूरा चीज को लिख लीजिए, फिर मैं एल्गिन, कैराग्रीन एंड आगर आगर के बारे में थोड़ा और नोट्स लिखा दूंगा। पहले इस चीज को जल्दी से लिख लीजिए। एक सेकेंड, मिटाने से पहले जो हमारा काम होता है मैं और एक बार आपके लिए रिवीजन कर देता हूं, देख लीजिए। अच्छा, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हम लोग पहला पॉइंट ही बोल सकते हैं, अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द एटमॉस्फेयर इज डन बाय एल्गी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, एल्गी इंस्टेंटली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एल्गी इंस्टेंटली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, हो गया, ये हो गया पूरा एल्गी का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फिर जो हमारा क्लोरेला आ जाता है, एक स्पेशल ग्रीन एल्गी जो है क्लोरेला। क्लोरेला को हम कैसे यूज करते हैं? क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, पहले ही बोल सकते हैं। फिर हम लोग क्या बोला मैंने, इट इज अ ग्रीन एल्गी। फिर मैं बोल सकता हूं इट इज रिच इन प्रोटीन, it is rich in protein and it is used as a food supplement by the space traveler।
फिर हम लोग बोलेंगे कि देयर आर 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी व्हिच आर यूज्ड एज फूड। 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। पर आपके एनसीईआरटी में तीन का ही नाम दिया हुआ है, तीन का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि है हमारा पोरफायरा, लैमिनिरिया एंड सारगासम आर अमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी, आर अमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी व्हिच विल बी यूज्ड एज फूड। फिर हम लोग बोल सकते हैं देयर आर सर्टेन red and brown algae from which we obtain special water holding substances, special water holding substances hydrocolloid या फिर phycocolloid। hydrocolloid और phycocolloid कौन सा सब्सटेंस को बोलेंगे? This substance has excellent ability, this substance have excellent ability to hold water inside them। तो फिर मैं और एक बार ये आपके लिए रिपीट कर दिया, आप अब इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं जो स्पेशल हाइड्रोकोलाइड और फाइकोकोलाइड का एग्जांपल्स बोला तीन, उसके बारे में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसे आप जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा, अभी सभी लोग हेडिंग दे लीजिए फाइकोकोलाइड या फिर हाइड्रोकोलाइड। चलिए, अच्छा, फाइकोकोलाइड और हाइड्रोकोलाइड में हम लोग पहला एग्जाम्पल ही लिख देंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, agar agar। agar agar is obtained from red algae। agar agar is such a phycocolloid या फिर hydrocolloid which is obtained from red algae। red algae में भी कौन कौन सा red algae? red algae में स्पेसिफिकली हम बोले तो जेलिडियम एंड ग्लासिलेरिया। चलिए लिख देते हैं, पहला हमारा हो जाएगा agar agar is obtained from, मैंने क्या बोला? red algae। रेड एल्गी में कौन कौन से रेड एल्गी? रेड एल्गी में भी जेलिडियम एंड ग्लासिलेरिया। एंड ग्लासिलेरिया, रेड एल्गी में भी जेलिडियम एंड ग्लासिलेरिया। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इट यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम्स। हम लोग लिखेंगे मेकिंग आइसक्रीम्स। हम लोग थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कल्चरिंग ऑफ माइक्रोब्स इन द लैब। देखिए, कल्चरिंग ऑफ माइक्रोब मतलब लैब में क्या माइक्रोब यूं भी ग्रो कर देते हैं? नहीं, लैब में स्पेशल टेस्ट करने के लिए लैब में पेट्री डिश में ऐसे एक चीज रहता है, इसको हम लोग पेट्री डिश कहते हैं। लैब में पेट्री डिश में स्पेशल टेस्ट करने के लिए इस माइक्रोब का ग्रोथ किया जाता है। सपोज आपका एक यूरिन या फिर स्पूटम सैंपल कलेक्ट किया, हाँ, आपका एक यूरिन या फिर स्पूटम सैंपल कलेक्ट किया गया, उस यूरिन या स्पूटम सैंपल से थोड़ा सा पार्ट लेके एगर एगर में रब किया जाता है। एगर एगर क्या प्रोवाइड करता है? एगर एगर उन माइक्रोब्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रो कर सके। इस पेट्री डिश में एगर एगर रहता है, यहाँ पर जस्ट 1 ड्रॉप या फिर लिटिल अमाउंट ऑफ, एकदम माइन्यूट अमाउंट ऑफ सैंपल ऐड किया जाता है। कोई भी सैंपल हो, यूरिन सैंपल भी हो सकता है, वो स्पूटम सैंपल भी हो सकता है, कोई भी सैंपल हो, ब्लड सैंपल भी हो सकता है, वो उसको एगर एगर में रब किया जाता है। एगर एगर में अगर रब कर दिए तो फिर उसको ओवरनाइट अगर हम रखें तो फिर उसका में जो भी बैक्टीरिया रहेगा, जो भी माइक्रोब्स रहेगा, उसका ग्रोथ होगा, क्योंकि एगर एगर उस पर्टिकुलर माइक्रोब या फिर बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उसका जब भी ग्रोथ होगा हम बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर यूरिन, ब्लड या फिर स्पूटम सैंपल में उस माइक्रोब प्रेजेंट था, दैट माइक्रोब वाज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर सैंपल, ये हम लोग बता सकते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एगर एगर इज यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ माइक्रोब्स इन लैब। ये हमने बता दिया। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट फाइकोकोलाइड या फिर हाइड्रोकोलाइड में शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा कैराग्रीन। चलिए लिख देते हैं, कैराग्रीन। कैराग्रीन
इज ऑफ्टन फ्रॉम रेड एल्गी। रेड एल्गी में भी कौन सा रेड एल्गी? रेड एल्गी में भी हम लोग स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस एक ऐसा रेड एल्गी है जिसके से हम लोग कैराग्रीन को ऑब्टेन करते हैं, विच इज अ फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है, इसको लिख देंगे रेड एल्गी। रेड एल्गी में हम लोग लिखेंगे कॉन्ड्रस। अच्छा, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। हम लोग लास्ट फाइकोकोलॉइड के एग्जाम्पल में चले जाएंगे जो कि है एल्गिन। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। हम लोग थर्ड लिख देंगे एल्गिन। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। अच्छा, यह आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एल्गी का जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए, मैं इस चीज को बस एक बार बता दे रहा हूं और एक बार। फाइकोकोलॉइड आर स्पेशल सब्सटेंस व्हिच हैव कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इनसाइड इट। फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड को हम लोग कौन से एल्गी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हम लोग फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्राउन या फिर रेड एल्गी से। ब्राउन या फिर रेड एल्गी से हम लोग फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 फाइकोकोलॉइड का नाम दिया हुआ है, 3 फाइकोकोलॉइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि है एगर एगर, कैराग्रीन एंड एल्गिन। एगर एगर एक ऐसा फाइकोलॉइड है जिसे हम रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। रेड एल्गी में भी कौन सा रेड एल्गी? जेलिडियम एंड ग्लासिलेरिया आर सच रेड एल्गी which are from which we can obtain एगर एगर। फिर एगर एगर इज यूज फॉर मेकिंग आइसक्रीम। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम में इसका यूज होता है। फिर हम लोग लिख सकते हैं इट ऑल्सो यूज इन कल्चर ऑफ माइक्रोब्स इन लेबोरेटरी। फिर हमारे पास आता है कैराग्रीन। कैराग्रीन एक ऐसा हाइड्रोकोलॉइड है जिसे हम रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम अगर स्पेसिफिकली बोली कौन सा रेड एल्गी, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस ऐसा रेड एल्गी है जिससे हम कैराग्रीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोकोलॉइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हम लोग बोल सकते हैं एल्गिन, जो कि एक हाइड्रोकोलॉइड है जो कि ब्राउन एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलिए, अभी हम लोग एल्गी का जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें मूव ऑन कर लेंगे। तो सभी लिख दीजिए रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के रिप्रोडक्शन में हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर सभी पहले हेडिंग दे लीजिए, सब हेडिंग दे लीजिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा एल्गी में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी विल बी वाया फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी होता है। चलिए, लिख देंगे इसको फ्रैगमेंटेशन। एक काम कीजिए, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, इतना जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बना लीजिए। फिर मैं इसका एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसको फ्रेशली ऊपर से स्टार्ट करूंगा। पहले आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिए होंगे, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, अभी हम लोग देख लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन ग्रुप एल्गी आर मैराइन। सभी ऑर्गेनिजम्स, मतलब लगभग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो एल्गल ग्रुप में पाया जाता है वो मैराइन होता है। तो उनमें कौन सा स्पोर फॉर्म हो सकता है? तो फिर उनमें जो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म होगा उसका नाम होगा ज़ूस्पोर। तो फिर इसको लिख देता हूं पहले। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मैराइन। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मैराइन। तो फिर नीचे से लिखता हूं, द स्पोर फॉर्म्ड ज़ूस्पोर।
The spore that will form here is zoospore. Asexual spore that will form in algae will be zoospore. अच्छा, पहले हम एक काम कर लेते हैं, zoospore जो फॉर्म हो रहा है उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, zoospore में पहले ही हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ यूनिसेलुलर स्पोर. पहले ही हम लोग लिखेंगे यूनिसेलुलर. फिर हम लोग लिखेंगे इट इज नेकेड. नेकेड मतलब इसमें इस स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, तो फिर हम लोग इसे लिख देंगे नेकेड. नेकेड मतलब सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल वॉल यहां पर एब्सेंट होगा. फिर हम लोग थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं इट हैज फ्लैजेला. अभी फ्लैजेला कितना प्रेजेंट हो सकता है, मतलब फ्लैजेला का नंबर क्या हो सकता है. फ्लैजेला कैन बी अप टू 2 to 8 in number. 2 to 8 in number of flagella are present in zoospore. Flagella can be up to 2 to 8. 8 in number. 2 to 8 in number of flagella present in zoospore. अच्छा, फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो फिर जूस्पोर इमोर्टाइल होगा. आप बताइए. बताना भाई. अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो स्पोर का मोटिलिटी का स्टेटस क्या होगा. दैट विल बी मोटाइल. मतलब जूस्पोर विल बी मोटाइल इन नेचर. मोटाइल लिख देंगे. जूस्पोर इज मोटाइल इन नेचर. फिर हम लोग बोल सकते हैं जूस्पोर इज द एंडोस्पोर. एंडोस्पोर क्यों, मतलब मैं पूरा पहले क्लास में ही बताया था एंडोस्पोर एक्सोस्पोर का मतलब. एंडोस्पोर मतलब है जूस्पोर इज फ्रॉम इनसाइड द सैक. इनसाइड द सैक जूस्पोर इज फ्रॉम इनसाइड द सैक नोन एज जूस्पोरेंजिया. जूस्पोर को हम लोग एंडोस्पोर बोल देंगे. जूस्पोर को हम लोग एंडोस्पोर बोल देते हैं. क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजिया. फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजिया. फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजिया. अच्छा, फिर हम लोग बोल सकते हैं जूस्पोर इज सच ए सेक्सुअल स्पोर व्हिच इज फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन. जूस्पोर हमेशा एल्गल सेल में फेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस्ड होता है. फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. अच्छा, ये हो गया कंप्लीट जूस्पोर का डिटेल्स. अच्छा, फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, देख लेंगे कि एक्चुअल में जूस्पोर का फॉर्मेशन एल्गल सेल में कैसे होता है लाइव. इसी वक्त हम लोग देख लेंगे कि एक एल्गल सेल में एक एल्गी का सेल पकड़ेंगे और उसमें जूस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वही हम अभी देख लेंगे. देखिए, चलिए एक एल्गल सेल यूलोथ्रिक्स को पकड़ लेते हैं. हम लोग के एल्गी का एग्जाम्पल ही तो चाहिए. यूलोथ्रिक्स को पकड़ के पूरा जूस्पोर का फॉर्मेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं. चलिए, सपोज ये आपका एक यूलोथ्रिक्स का सेल हो गया. इसमें देखिए एल्गी तो मल्टीसेलुलर होता ही है, ये तो आपको पता ही है. तो फिर इसमें हम लोग 3 सेल को ड्रॉ करेंगे. अच्छा, इसमें मैंने 3 सेल को ड्रॉ कर दिया. अब इस सेल के अंदर इसका प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स रहेगा. इसमें सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा. इसको हम लोग लिख देंगे प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म लिख दिया. फिर हम लोग इस एल्गी को लिख देंगे यूलोथ्रिक्स. अच्छा, और ये एक सेल है जो आपको पहले ही बताया, ये एक सेल है. अच्छा, फिर क्या होगा, फिर जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म था, इस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको 4 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे. उसका 4 इक्वल पार्ट में डिवीजन हो जाता है. इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसका 4 इक्वल पार्ट में डिवीजन हो जाता है. चलिए,
हम लोग लिख देंगे डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा चलिए फिर देख लेते हैं, अगर डिवीजन हो गया फिर कैसा देखने को लगता है। मैं फिर से यूलोथ्रिक्स का सेल ड्रॉ कर लूँगा। अभी देख लीजिए, ये हो गया हमारा अगेन एक यूलोथ्रिक्स का सेल। अभी हम लोग, मैं यहाँ पर 3 सेल ड्रॉ किया था, पर 3 सेल में ही आप मान के चलिए मैं जो प्रोसेस बोलूँगा वो 3 सेल में ही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। पर मैं यहाँ पर इस सेल को यहाँ पर मैग्नीफाई कर लूँगा, इस सेल को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई कर लूँगा, और एक सेल में कैसे ज़ूस्पोर फॉर्मेशन हो रहा है उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए, ये हो गया हमारा एक सेल। इस सेल के अंदर चारों स्पोर लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन के वजह से। फिर इन स्पोर लाइक सब्सटेंस में नेक्स्ट स्टेप में इन स्पोर लाइक सब्सटेंस में फ्लैजेला आ जाएगा। इन स्पोर लाइक सब्सटेंस में फ्लैजेला का ग्रोथ हो जाएगा। फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर और एक बार हम लोग यूलोथ्रिक्स को ड्रॉ कर लेंगे। देख लीजिए ना, देख लीजिए। फिर और एक बार हम लोग यूलोथ्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। अभी देखिए, मैं जो ये 4 स्पोर ड्रॉ करूंगा, मैं जो ये 4 स्पोर ड्रॉ किया, इसके ऊपर अभी क्या चला आएगा? बोलिए क्या चला आएगा? फ्लैजेला। हाँ, इसके ऊपर अभी फ्लैजेला का ग्रोथ हो जाएगा, फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर इसके ऊपर मैं ऐसे फ्लैजेला रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। अच्छा, यहां पर हमारा ज़ूस्पोर कंप्लीटली फॉर्म हो गया है। तो फिर मैं इसको मार्किंग कर दूंगा। दिस इज द स्पोर which we call zoospore. This is zoospore, and the sac in which the zoospore is present is known as zoosporangia. इस सैक को देखिए अच्छे तरह से, इस सैक को मैं बोलूंगा zoosporangia। ये हो गया आपका कंप्लीट ज़ूस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस। अभी एल्गी का जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो ज़ूस्पोरेंजिया को ब्रस्ट आउट करेगा, एंड ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर से ज़ूस्पोर एल्गल मतलब वाटर में या फिर एयर में रिलीज आउट हो जाएगा। तो फिर ये था आपका कंप्लीट ज़ूस्पोरेंजिया के फॉर्मेशन या फिर ज़ूस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस। मैं लास्ट स्टेप जो है वो लिख देता हूं। When favorable condition comes, zoospore will be released in the environment. When favorable condition comes, zoospore will be released. अच्छा, चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया ज़ूस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस, और इसका रिलीज आउट कैसे होगा ये भी आपको समझा दिया। चलिए, एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मैं और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। देखो मुन्ना, एल्गी में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? वो होगा मैराइन टाइप्स। मैराइन टाइप्स ऑफ एल्गी में कैसा स्पोर फॉर्मेशन होता है? मैराइन टाइप्स ऑफ एल्गी में जो स्पोर एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे ज़ूस्पोर। मैराइन टाइप्स ऑफ एल्गी में ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, ज़ूस्पोर के कुछ स्पेशल फीचर्स आपके लिए डिस्कस कर देते हैं। देखिए, ज़ूस्पोर कैसे होगा? पहले यूनिसेलुलर, ज़ूस्पोर विल बी यूनिसेलुलर। फिर वो नेकेड होगा। नेकेड क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता।
बिकॉज उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए वो स्पोर नेकेट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला कितना प्रेजेंट होता है, मतलब फ्लैजेला का नंबर क्या होगा, फ्लैजेला का नंबर क्या होगा, फ्लैजेला का नंबर हो जाएगा 2 to 8। 2 to 8 नंबर ऑफ फ्लैजेला विल बी प्रेजेंट इन ज़ूस्पोर। अच्छा, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो हम अवश्य वही बोल सकते हैं कि जो ज़ूस्पोर हमारा होगा दैट विल बी मोटाइल, जो ज़ूस्पोर हमारा होगा दैट विल बी मोटाइल बिकॉज फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन इट। फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ द ज़ूस्पोर। फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ द ज़ूस्पोर। अच्छा, फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्यों, एंडोस्पोर क्यों, क्योंकि जो हमारा ज़ूस्पोर है वो ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होता है। जो हमारा ज़ूस्पोर है वो ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होता है, दैट इज व्हाई ज़ूस्पोर इज अ एंडोस्पोर। फिर हम लोग बोलेंगे ज़ूस्पोर इज सच अ सेक्सुअल स्पोर। ज़ूस्पोर इज सच अ सेक्सुअल स्पोर दैट इज फ्रॉम ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, दैट इज फ्रॉम ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन कतई नहीं होगा। अच्छा, फिर हम लोग एक एल्गी पकड़ लिए, यूलोथ्रिक्स। अच्छा, यूलोथ्रिक्स का ऐसा दिखता है कुछ, मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया हूं, कुछ भी सीरियसली मत लीजिए कि ऐसा यूलोथ्रिक्स दिखने को होगा, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। देखिए, जो यूलोथ्रिक्स है उसका पहले प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन इक्वल प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन होके वेरियस स्पोर्ट लाइक सेल्स में उसका फॉर्मेशन हो जाता है, सेल के अंदर ही। फिर उसका क्या होता है, उसका फ्लैजेला का फॉर्मेशन होता है, उसमें फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्लैजेला का जब भी फॉर्मेशन होगा तो फिर इसमें ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन, मतलब सैक में, ज़ूस्पोरेंजिया में ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन तभी कंप्लीट हो गया। अभी जब भी हमारा फेवरेबल कंडीशन आएगा, तब क्या होगा, तब होगा ज़ूस्पोरेंजिया विल बर्स्ट आउट एंड ज़ूस्पोर will be released in the environment। अच्छा, ठीक है, तो फिर अभी आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं फ्रेश वे से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है उसको पढ़ाऊंगा। तो फिर से जल्दी से लिख लीजिए। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीजें नोट कर लिए होंगे, तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूं। चलिए, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। चलिए जी, चलिए। देखिए, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का पाया जाएगा। एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 3 टाइप्स का पाया जाएगा। ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ गैमेट्स, दैट विल फ्यूज। On the base of type of gamete that will fuse, sexual reproduction can be classified into 3 types। चलिए इसको लिख लेते हैं। एल्गी में जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है can be divided into 3 types। On the basis of type of gamete, that will fuse। On the basis of type of gamete that will fuse। वो 3 टाइप्स का नाम क्या है, वो 3 टाइप का नाम हमारा हो जाएगा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। चलिए, सबसे पहले आइसोगैमस को डिस्कस कर लेंगे। अगर जो 2 गैमेट हमारा फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो 2 गैमेट हमारा फ्यूजन होगा, अगर उनका शेप एंड साइज और उनका मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, शेप एंड साइज, अगर उनका शेप एंड साइज सिमिलर होगा, अगर उनका शेप एंड साइज आइडेंटिकल होगा, तो हम उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या फिर उस टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम लोग बोल देंगे आइसोगैमस टाइप्स। तो फिर लिख देंगे अभी इससे पहले आइसोगैमस। आइसोगैमस में मैं क्या बोला, fusion of gamete which have similar morphology। Fusion of morphologically similar gametes।
फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। अच्छा, जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट फ्यूज करेगा तो फिर आइसोगैमस हम लोग इसे बोल देंगे। अभी इसका भी हम लोग दो डिवीजन कर सकते हैं। अगर दो जो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, जो दो गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट जो फ्यूज कर रहे हैं, अगर उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहा, अगर उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहा तो फिर हम उसे मोटाइल कह देंगे। अगर दो गैमेट जो फ्यूज करेंगे अगर उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं रहा, अगर फ्लैजेला उन दोनों गैमेट में एब्सेंट रहा तो फिर हम उन्हें नॉन मोटाइल कह देंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर उन दोनों गैमेट में हम लोग डिवीजन करेंगे मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। अच्छा, मोटाइल में क्या होगा? मोटाइल में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। मोटाइल में हमारा प्यारा सा फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट रहता है। देखिए मैं दो एल्गी का रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। और नॉन मोटाइल में क्या होगा? नॉन मोटाइल में फ्लैजेला एब्सेंट रहेगा। नॉन मोटाइल में हमारा प्यारा सा जो फ्लैजेला है वो एब्सेंट रहता है। अच्छा, दैट इज नॉन मोटाइल टाइप्स ऑफ आइसोगैमस फ्यूजन। अच्छा, अभी एक चीज देख लीजिए, मैंने बोला ये जो दो गैमेट है नॉन मोटाइल मोटाइल हो गया, पर ये तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो गया। मतलब अगर आइसोगैमस फॉलो करना है, अगर आइसोगैमस प्रोसेस में घुसना है तो फिर दोनों गैमेट का मॉर्फोलॉजिकल मतलब साइज एंड शेप विल बी सिमिलर। इन दोनों गैमेट का ही ये दोनों गैमेट क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, सिमिलर मॉर्फोलॉजी, सिमिलर मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अभी इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अभी इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। जो नॉन मोटाइल होगा, जो आइसोगैमस टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन में जो नॉन मोटाइल टाइप्स का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा स्पाइरोगाइरा, एंड मोटाइल टाइप्स का जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। चलिए लिख लेंगे अभी इसको। देखिए मैं यहां पर ब्रैकेट करके ये दोनों गैमेट ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, इसको मैंने यहां लिख दिया हूं। और मैं नीचे नीचे करके मतलब इसके नीचे मैं लिखूंगा मोटाइल जो होगा हमारा यूलोथ्रिक्स, एंड इसके नीचे मैं लिख दूंगा स्पाइरोगाइरा। थोड़ा समझ लेना, मैं बता दिया हूं। हम लोग लिख लेंगे मोटाइल के नीचे यूलोथ्रिक्स, एंड नॉन मोटाइल जो होगा हमारा वो हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। वो हो जाएगा हमारा नॉन मोटाइल जो है वो हो जाएगा हमारा स्पाइरोगाइरा। अच्छा, ये हो गया आपका कंप्लीट आइसोगैमस टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। फिर हम लोग सेकेंड टाइप में मूव ऑन करेंगे जो कि हमारा है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होगा? एन, देखिए आइसोगैमस के आगे एन ऐड कर दिए, एनाइसोगैमस हो गया। मतलब एनाइसोगैमस में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमेट्स होगा, जो दो गैमेट दैट विल फ्यूज will be morphologically different, will be morphologically different। मतलब morphologically different गैमेट अगर फ्यूज करे जिनका शेप एंड साइज बोथ अलग होगा, अगर दो ऐसा गैमेट फ्यूज करे तो फिर हम उसे एनाइसोगैमस टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन बोल देंगे। चलिए एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस टाइप्स में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स। हम लोग लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट। मतलब जो गैमेट दो फ्यूज करेंगे उनका शेप एंड साइज विल बी डिफरेंट। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं। मैं दो फिगर ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये सपोज हमारे पास एक गैमेट हो गया, एंड ये हमारे पास और एक गैमेट हो गया। देखिए इनका शेप अलग अलग है, इनका साइज भी अलग अलग है। मतलब दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, they are morphologically different gamete. Fusion of these two gamete, fusion of these two gamete are known as anisogamy gametic fusion. अच्छा,
फिर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे यूडोरिना। यूडोरिना एक ऐसा एल्गी है जिनमें एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन पाया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में दे देंगे हम लोग यूडोरिना। यूडोरिना हमारा एक ऐसा एल्गी हो गया जिसमें एनाइसोगैमेट टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन पाया जाता है। चलिए अभी थर्ड टाइप्स में हम लोग मूव ऑन करते हैं। थर्ड टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन क्या होगा? थर्ड टाइप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ऊगैमस को। ऊगैमस में क्या होता है? ऊगैमस में ऐसा स्पेशल क्या होता है? ऊगैमस में लार्जर साइज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विल फ्यूज विथ स्मॉलर साइज मोस्टली मोटाइल मेल गैमेट। चलिए लिख लेते हैं ऊगैमस। ऊगैमस टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। मैं क्या लिखूंगा पहले? लार्जर साइज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। लार्जर साइज मोस्टली नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। मैं लिखूंगा लार्ज साइज larger size always non-motile female gamete। Larger size always non-motile female gamete will fuse with smaller size mostly motile male gamete। हम लोग फिर लिखेंगे प्लस स्मॉलर साइज मोस्टली मोटाइल मेल गैमेट। अच्छा इसका एक दो पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं। इसका दो पिक्चर भी ड्रॉ कर देता हूं। देखिए सपोज ये हमारा लार्जर साइज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट हो गया और ये यहां पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे स्मॉलर साइज। ये हमारा हो गया स्मॉलर साइज मोस्टली मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या? फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पर इसलिए हम लोग बोल देंगे इसको स्मॉलर साइज। देखिए इसके साइज से स्मॉलर भी है, हाँ, और फ्लैजेला भी प्रेजेंट है तो फिर इसे हम लोग बोलेंगे स्मॉलर साइज मोस्टली मोटाइल। मतलब कुछ कुछ केसेस ऐसा भी देखा जा सकता है जहाँ पर यहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? वहाँ पर वाटर करंट के हेल्प से फर्टिलाइजेशन होगा। वहाँ पर वाटर करंट का यूज किया जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए अगर मेल गैमेट में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं रहा तो फिर इसीलिए हम लोग लिखते हैं स्मॉलर साइज मोस्टली मोटाइल। स्मॉलर साइज मोस्टली इसलिए यूज किया गया है और ऑलवेज, क्योंकि फीमेल गैमेट ऑलवेज नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा, ये कंफर्म्ड है, ये चीज कंफर्म्ड है कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा, पर मेल गैमेट मोस्टली मोटाइल होगा। मतलब 90% ऑफ केसेस में मेल गैमेट मोटाइल होगा, पर कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग पहला एग्जाम्पल लिख देंगे वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स, फिर हम लोग लिख देंगे फ्यूकस एंड कारा। हमारा जो वॉल बॉक्स है दैट इज अ ग्रीन एल्गी, जो हमारा फ्यूकस है दैट इज अ ब्राउन एल्गी एंड हमारा जो कारा है इट इज अ ग्रीन एल्गी। चलिए इसको भी लिख देते हैं साइड साइड में। अच्छा ये आपका कंप्लीट हो गया, यहां पर आपका कंप्लीट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। चलिए इसको और एक बार हम लोग अभी रिविजन कर लेते हैं। देखो मुन्ना, देखो एक चीज देख लो, पढ़ाई कर लो, नोट्स बना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। देख लीजिए अभी एल्गी में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। एल्गी में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट में कौन कौन से बेसिस में डिवाइड करेंगे, उन 3 पार्ट को हम लोग कौन से तरह से गैमेट फ्यूज हो रहा है, कौन से तरह से गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, उसके बेसिस में हम लोग उस 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए
अगर दो गैमेट जो फ्यूज होगा, अगर दो गैमेट जो फ्यूज होगा वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, अगर दो गैमेट हमारा जो फ्यूज होगा वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, देन हम लोग बोलेंगे उसमें आइसोगैमेट टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है। देन हम लोग बोलेंगे उसमें आइसोगैमेट टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है। आइसोगैमेट टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक पार्ट हमारा हो जाएगा मोटाइल, क्योंकि उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। मोटाइल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स। मोटाइल का एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। अच्छा, अगर नॉन मोटाइल हुआ तो फिर उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, एंड उसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। ये चला गया आपका पूरा आइसोगैमस टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। अच्छा, फिर चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन में क्या होगा? एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन में होगा फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट। फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट। चलिए, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मतलब दोनों का शेप और साइज, दोनों जो गैमेट फ्यूज होगा उसका शेप एंड साइज डिफरेंट होगा। अगर उनका शेप एंड साइज डिफरेंट हो गया, अगर उनका शेप एंड साइज दोनों फ्यूजिंग गैमेट का डिफरेंट हो गया, तो फिर हम उस गैमेटिक फ्यूजन को बोल रहे हैं एनाइसोगैमस टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। चलिए, अभी चले आते हैं ऊगैमस में। ऊगैमस में क्या होगा? ऊगैमस में जो फीमेल गैमेट होगा that will be larger in size and will be always non-motile। फीमेल कभी मूव नहीं करता, फीमेल अपने पास सभी को बुला लेता है, वो खुद एक जगह में बैठा रहेगा और वो अपने पास सभी को बुला लेगा। देखिए, ये चीज बड़ा कॉमन है, आप देख लेंगे लास्ट बेंच में या फिर फर्स्ट बेंच में, जहां पर भी लास्ट टू फास्ट जहां पर भी एक खूबसूरत कन्या बैठी रहेगी, वहां पर उसके आसपास, मतलब हमारे क्लास में क्या होता था, ये सपोज गर्ल्स का बेंच है और उसके पास ही बॉयज का बेंच रहता था। गर्ल्स और बॉयज अलग बैठते थे, कोएड स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। चलिए, फिर क्या होता था, एक खूबसूरत कन्या जहां पर बैठती थी, वहां पर ना बॉयज के ग्रुप का एक झुंड बॉयज उस पास वाले, मतलब वहां पर एक बेंच में अगर 4 लोग को भी बैठना पड़े, 4-5 लोग एक साथ मिलके बैठते थे। वहां पर 4-5 लोग एक बेंच में मिलके बैठते थे, पर उस रो के आसपास ही ज्यादा भीड़ हो जाता था। मतलब क्या है, इससे हम लोग ये सीख ले सकते हैं कि फीमेल कभी भी मूव नहीं करती, वो अपने पास सभी को अट्रैक्ट करती है। फीमेल की अलग ही कहानी है, मतलब लड़कियों का अलग ही ये आकर्षण शक्ति है, वो अपने पास सभी को भुला लेती है। इसी तरह से देख लीजिए, यहां पर भी क्या हो रहा है, लार्जर साइज फीमेल गैमेट ऑलवेज नॉन मोटाइल, वो मूव नहीं करेगी, वो अपने जगह से नहीं हटेगी, वो मेल गैमेट को अपने पास भुला लेगी। तो फिर क्या होगा, फिर गैमेटिक फ्यूजन हो जाएगा। मेल गैमेट कैसा होगा? मेल गैमेट विल बी स्मॉल एंड इट विल बी मोटाइल, क्योंकि यहां पर फ्लैजेला प्रेजेंट है। मोस्टली मोटाइल मतलब 90% ऑफ द केसेस में ऐसा होगा जहां पर मेल गैमेट में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा एंड इट विल बी मोटाइल, एंड 10% ऑफ द केस। देखिए, यहां पर भी एक ट्रिक्स आपको बता दे रहा हूं। क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, 90% ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, एवरेज होता है, वही खींच खाच के पास कर रहा है, और 10% जो होता है वो स्पेशल स्टूडेंट होता है, वो पूरा टॉप करते हैं। क्लास में कौन सा सुंदर कन्या है उसको, वो 10% टॉपर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर क्लास में यही रेशियो लगभग रहता है। तो फिर 90% ऑफ द जो बॉयज थे, वो क्या कर रहा था, वो सुंदर कन्या से अट्रैक्ट हो रहा था, पर जो रेस्ट ऑफ 10% था वो उसको मूव नहीं कर रहा था, वो एक जगह पर ही बैठा था। उसको मूव कराने के लिए क्या चाहिए, जो 10% ऑफ द गैमेट्स है, अभी गैमेट्स में चला है, वो बाद में स्टोरी बोल रहा हूं, एक सेकंड पहले गैमेट का सुन लीजिए। जो 10% ऑफ द नॉन मोटाइल अगर मेल गैमेट हो गया अगर हमारे पास मेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल हो गया, फिर क्या होगा, फिर होगा फ्यूजन विल बी वाया वाटर करेंट, देन द फ्यूजन विल बी वाया वाटर करेंट। अच्छा, तो फिर ऐसा होता है oogamous टाइप्स ऑफ
रिप्रोडक्शन या फिर oogamous टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। तो फिर चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस क्लास को एंड कर देंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई थिंक अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीजें नोट कर लिए होंगे एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। एंड अगर आपको लेक्चर देखने के समय जरा सा भी डाउट हुआ होगा, अगर मेरा ब्रिलियंट सा हैंड राइटिंग या फिर आपको लेक्चर देखने से समय मेरा पढ़ाने का स्टाइल में जरा सा भी डाउट हुआ होगा, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करें। मैं बस आपके पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहां पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।